तो इंसिडेंट चैप्टर 1 एक ऐसी कहानी है जो एक सवाल पूछती है, हमारा दुख हमें किस हद तक कमज़ोर बना सकता है। आज हम इसी कहानी में थोड़ा और गहरे उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी का अकेलापन अनजानी शक्तियों के लिए खुला दरवाज़ा बन जाता है। चलिए इस कहानी के साइकोलॉजिकल और सुपरनैचुरल पहलुओं को परत दर परत खोलते हैं। और यही यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है, उसकी बुनियाद है। जब कोई इंसान अंदर से एकदम खाली महसूस कर रहा हो, तो क्या वो अनजाने में ही किसी ऐसी ताकत को अपनी तरफ खींच लेता है जो हमारी आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है? ये कहानी इसी डरावनी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करती है। कहानी की जो मेन कैरेक्टर है निशा, उसके ये शब्द सुनिए। इनसे पता चलता है कि वो अंदर से कितना अकेला महसूस कर रही है। उसके माता पिता नहीं हैं और उसकी दुनिया में एक ऐसा खालीपन है जो उन सभी भयानक घटनाओं की वजह बनने वाला है जो उसके साथ होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले निशा की दिमागी हालत को समझते हैं। मतलब किसी भी भूत प्रेत वाली घटना के शुरू होने से भी पहले की हालत को। आप देखिए, निशा का अकेलापन सिर्फ ये नहीं है कि उसके आसपास कोई नहीं है। ये एक बहुत गहरा इमोशनल घाव है। उसका भाई है, लेकिन काम में इतना बिजी रहता है कि निशा के पास दिल की बात कहने के लिए कोई भी नहीं है। और यही वो कमजोरी है जो उसे किसी भी बाहरी शक्ति का, आप कह सकते हैं, एक आसान टारगेट बना देती है। और इसी अकेलेपन को भरने की कोशिश में निशा की जिंदगी में एंट्री होती है एक ऐसी चीज की जो बहुत जल्द ही इन सभी सुपरनैचुरल घटनाओं का सेंटर पॉइंट बन जाती है। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां से अलौकिक दुनिया एक असल चीज का रूप लेकर निशा की जिंदगी में आ जाती है। एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली गुड़िया जो असल में सिर्फ एक खिलौना नहीं है। और यहां पे एक बहुत बहुत ही दिलचस्प बात होती है। निशा उस गुड़िया पर सिर्फ अपनी फीलिंग्स नहीं डाल रही, वो उस पर अपनी माँ की पूरी पहचान थोप रही है। वो अपना सारा दुख, अपनी सारी यादें उस बेजान चीज से जोड़ देती है, उसे अपनी माँ का एक सिंबल बना लेती है। और बस यहीं से सब कुछ बिगड़ने लगता है। एक तरफ तो निशा को उस गुड़िया से बात करके एक झूठा सुकून मिलता है, लेकिन ठीक उसी वक्त पहली वार्निंग साइन भी आ जाती है, एक अजीब गंदी बदबू के रूप में, एक इशारा कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। तो अब जरा ये समझते हैं कि कहानी में जो सुपरनैचुरल खतरा है वो काम कैसे करता है। क्योंकि देखिए, हर हॉरर कहानी के अपने कुछ रूल्स होते हैं ना। अब देखिए, कहानी यहां पर एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करती है, स्लीप पैरालिसिस। हम में से कई लोगों ने शायद इसे महसूस भी किया हो, और कहानी इसे एक सुपरनैचुरल अटैक का नाम दे देती है। ये एक ऐसे डर को जो शायद हमारे मन का वहम हो, एक असली खतरे जैसा बना देती है। और जैसे ही निशा ये सुनती है, उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे समझ आने लगता है कि वो जो डरावने सपने देख रही है वो शायद सिर्फ सपने हैं ही नहीं। अब उसका डर कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत बनने लगता है, जिससे उसके लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। तो अब कहानी उस पॉइंट पे पहुंचती है जहां आत्मा से आमना सामना होता है और उसके असली इरादे भी सामने आते हैं। ये एक क्लासिक साइकोलॉजिकल हॉरर का सीन है ना? जब आपका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपकी ही परछाई बन जाए। ये नज़ारा डर को और भी ज़्यादा पर्सनल और डरावना बना देता है। और फिर आत्मा अपना असली मकसद बताती है। वो निशा के अकेलेपन को, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को अपना हथियार बनाती है। दोस्ती और माँ के प्यार का लालच देती है, लेकिन उसकी कीमत निशा का अपना शरीर है। एक बहुत ही भयानक सौदा। जब हालात बिल्कुल हाथ से निकल जाते हैं, तब कहानी में एंट्री होती है एक एक्सपर्ट की, जो इस लड़ाई को एक नई दिशा देता है। अर्जुन का आना कहानी में एक उम्मीद लेकर आता है। मतलब अब ये लड़ाई सिर्फ एक डरी हुई लड़की और एक आत्मा के बीच नहीं है। अब इस लड़ाई में एक प्रोफेशनल शामिल हो चुका है। और यही बात अर्जुन के कैरेक्टर को खास बनाती है। वो सिर्फ कोई तांत्रिक या एक्सपर्ट नहीं है, वो निशा के दर्द को असल में समझता है, क्योंकि उसने खुद वो अकेलापन जिया है। ये जो हमदर्दी है, ये उसे निशा से फौरन कनेक्ट कर देती है। अर्जुन की वजह से हमें पता चलता है कि ये जो स्पिरिचुअल अटैक है वो असल में होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। वो स्लीप पैरालिसिस को एक तरह से साइंटिफिक और सुपरनैचुरल दोनों तरीकों से समझाता है, जिससे कहानी के जो नियम हैं वो और भी पक्के हो जाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां अर्जुन और उस आत्मा का फाइनल आमना सामना होने वाला है। ये जो बातचीत होती है ना, ये किसी मोल भाव से कम नहीं है। यहां दोनों साइड्स अपने अपने पत्ते खोल देती हैं और दांव पर क्या लगा है ये बिल्कुल साफ हो जाता है।
ये सिर्फ एक आत्मा को भगाने की रस्म नहीं, बल्कि दो मजबूत इरादों की सीधी टक्कर है। और फिर इस मंत्र के साथ शुरू होता है फाइनल रिचुअल, जो माहौल में टेंशन को एकदम पीक पर ले जाता है। और अर्जुन वो कामयाब हो जाता है। जो फौरी खतरा था वो टल जाता है। मोनिका की आत्मा वापस गुड़िया में कैद हो जाती है। एक पल को तो लगता है कि चलो सब ठीक हो गया, लेकिन क्या सच में? कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल देता है। पता चलता है कि जो इंसान दूसरों को भूतों से बचा रहा है, वो खुद अपने अतीत के एक भूत के साये में जी रहा है, अपनी बेटी को ना बचा पाने का दुख। और कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ देती है। एक आत्मा को तो कैद कर लिया, लेकिन कोई अपने मन के अंदर बसे भूतों से कैसे पीछा छुड़ा सकता है? ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद असली हॉरर बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर के गम और अफसोस में ही छिपा होता है, और उससे कोई मंत्र हमें नहीं बचा सकता।